परेशानी कभी कहकर नहीं आती, ना ही कोई जानबूझकर किसी बीमारी को अपनाता है। हमें किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो, अगर कोई अपना प्यार की दो बोल कह दे या फिर जरा सा हाथ फेर दे, तो आधा दर्द तो यूं ही कम हो जाता है। और इसमें क्या ही लगता है, थोड़ा सा स्नेह और थोड़ी सी परवाह। चरणदास जी 2 दिन से अपने दांतों की तकलीफ से परेशान थे। अभी अभी अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर के यहाँ से घर लौटे थे। घर आकर विद्या जी ने देखा बहू शालिनी किचन में खाना बना रही थी। अपने पति की हालत के बारे में सोचकर विद्या जी उठी और बहू के पास जाकर कहने लगी, बेटा शालिनी, क्या तुम अपने ससुर जी के लिए पतली सी मूंग दाल की खिचड़ी बना दोगी? तुम्हारे ससुर जी के दांतों में बहुत दर्द है और इसी वजह से डॉक्टर ने उन्हें नरम और मुलायम चीज खाने की सलाह दी है। अभी रोटी खाने में तुम्हारे ससुर जी को तकलीफ होगी। बड़े सहमे लहजे में विद्या जी ने किचन में खाना बना रही अपनी बहू शालिनी से कहा। सास विद्या जी की बात पर शालिनी अकड़ते हुए बोली, अरे वाह, महारानी जी ऑर्डर तो ऐसे दे रही हैं जैसे किसी रेस्टोरेंट में वेटर को खाने का ऑर्डर दे रही हैं। पतली सी खिचड़ी चाहिए तेरे पति को। अरे मैंने क्या ठेका उठा रखा है सबका? जो मुंह उठाए चली आई फरमाइश करने। जाओ यहाँ से और मेरे सिर पर मत खड़ी रहो, मुझे बहुत काम है। अपनी बहू के कटु वचन सुनकर विद्या जी सहम जाती हैं और उनकी आंखों में आंसू तैरने लगते हैं और बूंद बूंद करके टपकने लगते हैं। फिर आंसू साफ करके चुपचाप सिर झुकाए वो अपने कमरे में वापस आती हैं। पत्नी का उतरा हुआ चेहरा देखकर पति चरणदास जी को उनका मन पड़ने में एक पल भी नहीं लगता और विद्या जी के कुछ कहने से पहले ही वो उनको अपने पास बिठाकर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर समझाते हुए तसल्ली पूर्वक कहते हैं, क्यों उदास होती हो विद्या? संतान तो इनकी भी है। आज जैसा व्यवहार ये लोग हमारे साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार इनकी संतान कल इनके साथ करेगी। तुम देखो विद्या, हम लोगों ने तो अपने माँ पिता की दिन रात सेवा की, तब भी हमें अपने संतान की वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और ये लोग हमारी सेवा करना तो दूर, हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं। तो फिर सोचो, इनकी संतान इन्हें कैसे कैसे दिन देखने पर मजबूर करेगी। तभी विद्या जी बोली, आप छोड़िए ना इन लोगों को। भगवान की दया से अभी मेरे हाथ पैर एकदम सही सलामत है। मैं तो खुद भी पकाकर खा सकती हूँ और आपको भी खिला सकती हूँ। बस वो तो हमारी बहू शालिनी ही मुझे किचन में पैर नहीं धरने देती। ऐसे व्यवहार करती है जैसे कि मैं कोई अछूत हूँ। नाम रख दिया है माँ बाप ने शालिनी, परंतु स्वभाव एकदम नाम की विपरीत है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, वो खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाएगी, फिर मैं आपके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाकर लाऊंगी। थोड़ी देर बाद शालिनी अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसके जाने के बाद विद्या जी किचन में गई और अपने पति चरणदास जी के लिए मूंग दाल की गर्मा गर्म पतली सी खिचड़ी बना लाई और बड़े प्रेम से उन्हें खिलाने लगी। विद्या जी और चरणदास जी के विवाह को लगभग 35 साल पूरे होने को आए थे। जब विद्या जी का विवाह चरणदास जी से हुआ था, तब वो सिर्फ 19 वर्ष की थी, बड़ी ही दुबली पतली, परंतु स्वभाव ऐसा कि ससुराल आते ही घर में पति से लेकर सास ससुर तक सबका मन जीत लिया। जहां विद्या जी नटखट और चंचल स्वभाव वाली थी, वहीं दूसरी ओर चरणदास जी हट्टे कट्टे स्वाभिमान से भरे गबरू जवान थे। चरणदास जी की प्राइवेट जॉब थी। विवाह के 2 वर्ष बाद विद्या जी ने प्यारे से बेटे अमित को जन्म दिया। अमित के आने से विद्या और चरणदास जी का परिवार तो जैसे पूरा ही हो गया। परंतु दुर्भाग्यवश 3 वर्ष की उम्र में ही टीबी की बीमारी के चलते वो भगवान को प्यारा हो गया। अमित के जाने के साथ ही विद्या जी और चरणदास जी की हंसी खुशी भी कहीं गायब हो गई। उदासी और वीरानी ने घर में पैर पसार लिए। परंतु फिर ये उदासी के बादल छटे और एक बार फिर विद्या जी मां बनी। विद्या जी और चरणदास जी के दूसरे बेटे सुबोध के जन्म ने उसकी किलकारियों ने घर को फिर से जीवित कर दिया।
और फिर सुबोध के जन्म के 3 वर्ष बाद एक नन्ही सी गुड़िया पिंकी के आने से विद्या और चरणदास जी का परिवार फिर से पूरा हो गया। तभी नन्ही गुड़िया पिंकी के आते ही वो बड़े भाई सुबोध और दोनों माता पिता का खिलौना बन गई। दोनों माता पिता अपने दोनों बच्चों को एक समान प्रेम करते थे। दोनों दंपति ने बड़े जतन और स्नेह से अपने घर को सींचा था। चरणदास जी की प्राइवेट जॉब होने के बावजूद भी पाई पाई जोड़कर दोनों ने अपने सपनों का महल खड़ा किया। दोनों ने बड़ी मेहनत करके अपना सुंदर और बड़ा सा घर बनाया था। उनके लिए वो किसी महल से कम नहीं था। अपने दोनों बच्चों की परवरिश में और खाने पहनने की कोई कमी नहीं की। दोनों बच्चे सुबोध और पिंकी की शिक्षा पर भी उन्होंने काफी जोर दिया। विद्या जी एक समझदार गृहिणी थी। अपने पति की छोटी सी कमाई में भी तिनका तिनका जोड़कर अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया। पिंकी बिल्कुल अपनी माँ की छवि थी, सुंदर, सुशील और थोड़ी सी नटखट। विद्या जी और चरणदास जी पिंकी की शादी बेटे से पहले करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पिंकी के बीएससी होने के बाद एक अच्छे परिवार में उसका रिश्ता तय कर दिया और फिर कुछ महीने बाद ही पिंकी का विवाह नीरज के साथ संपन्न हो गया। विद्या जी और चरणदास जी ने नीरज के रूप में दामाद नहीं, एक और बेटा पाया था। नीरज बहुत ही समझदार, संस्कारी और अच्छे स्वभाव वाले थे। विद्या जी और चरणदास जी को अपने माता पिता समान ही सम्मान देते थे। नीरज जी रेलवे में सरकारी कर्मचारी थे, जिस कारण अक्सर उनका ट्रांसफर होता रहता था। इसीलिए वो लोग विद्या जी और चरणदास जी से मिलने कम ही आ पाते थे। परंतु उनकी प्यारी सी 8 वर्षीय बेटी परी अपने नाना नानी से मिलने को हमेशा बड़ी उत्साहित रहती थी। सुबोध की प्राइवेट जॉब लगने के बाद उसने भी अपनी ही पसंद की लड़की शालिनी से शादी कर ली। सुबोध ने शालिनी की जैसी छवि अपने माता पिता के सामने दर्शाई थी, उससे विद्या जी और चरणदास जी को लगा कि बहू के आने से घर की रौनक और ज्यादा बढ़ जाएगी। परंतु हुआ उसके विपरीत। शालिनी के आने से जैसे घर के सारे रंग फीके पड़ गए थे। जैसा उसका नाम था, उसके ठीक विपरीत उसका व्यक्तित्व था। कठोर, निर्दयी और बेहद बदतमीज। सास ससुर को मान सम्मान देना तो दूर की बात, वो तो सास के साथ ऐसा बर्ताव करती थी जैसे विद्या जी उसकी सास नहीं, सौतन हो। आज भी शालिनी गुस्से से लाल हुई पति के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सुबोध ऑफिस से घर आया, उसने आते ही सुबोध पर आंखें निकाल निकाल कर भड़कना शुरू कर दिया। क्यों जी, आपके बूढ़े माँ बाप ने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई नौकरानी हूँ या अलादीन के चिराग से निकला हुआ जिन्न हूँ? जब देखो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप मेरे सामने खाने की नई नई फरमाइश लेकर पहुंच जाते हैं। सुबोध चुपचाप शालिनी की कड़वी बातें सुन रहा था। शालिनी फिर बोली, आपने क्या बोला था शादी से पहले मुझे कि शालिनी डार्लिंग, तुम तो मेरे दिल की मालकिन हो। तुम्हें तो मैं अपने घर में रानी बनाकर रखूंगा, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ले आऊंगा। और यहाँ देखो, रानी की बजाय मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। अरे मैं अकेली क्या क्या करूं? आपका काम करूं, आपके 2 सपूतों को संभालूं या उन दोनों बुढ़ों की सेवा करूं और उनकी फरमाइश पूरी करूं? सुबोध डरते डरते कहता है, शालिनी डार्लिंग, तुम गुस्सा क्यों करती हो? अरे माँ किस काम आएंगी? तुम माँ से काम क्यों नहीं करवाती हो? पूरा दिन खा पी कर बस पड़े रहते हैं दोनों बूढ़े बूढ़ी। पति की बात सुन शालिनी ने फिर आंखें दिखाते हुए कहा, नहीं जी, मुझे ना उनका काम करना है और ना ही उनसे अपना काम करवाना है। आप क्या चाहते हो? उनसे अपना काम करवाकर मैं अपना काम बिगड़वा लूं? मुझे आपकी एक बात नहीं सुननी। आज मैं पता दे रही हूँ, या तो आप उन दोनों बुढ़ों की रसोई अलग कर दो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, वो भी अकेले। फिर संभालना अकेले अपने दोनों बेटों को और अपने सन की माँ बाप को भी। तभी सुबोध बोला, शांत हो जाओ शालिनी, गुस्सा छोड़ दो। मेरी प्यारी पत्नी, मैं अभी इलाज करता हूँ दोनों का, चलो आओ मेरे साथ। शालिनी और सुबोध गुस्से में तिलमिलाते हुए विद्या जी और चरणदास जी के कमरे की तरफ जाते हैं।
सुबोध, जो अभी भीगी बिल्ली बनकर शालिनी की बातें ऐसे सुन रहा था जैसे एक नालायक बच्चा अपने अध्यापक की डांट सुनता है, अब वो अपने माता पिता के सामने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहता है, तुम दोनों को आखिर दिक्कत क्या है? आखिर चैन से क्यों नहीं जीने देते हो तुम लोग शालिनी को? क्यों इतना जलते हो उससे? तुम दोनों की पसंद की लड़की से शादी कर लेता तब तो तुम दोनों बूढ़ा बूढ़े बहुत खुश रहते ना। क्योंकि मैं अपनी पसंद की लड़की को बहू बनाकर ले आया हूँ, इसलिए बेचारी को टॉर्चर करते रहते हो हर समय। सुबोध की बात सुनकर विद्या जी और चरणदास जी दंग रह गए। चरणदास जी बोले, बेटा, ये कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है तू हम पर? तू तो हमारा इकलौता बेटा है, भला हम तुझसे और बहू से क्यों जलने लगे? इस पर विद्या जी भी बोलती हैं, बेटा, हम दोनों तो बहू को बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं। सास की बात सुन शालिनी बोली, ओहो सुबोध, देखो तो जरा तुम्हारे सामने कैसे शरीफ बन रहे हैं बेचारे। सुबोध फिर से चिल्लाया, अरे संभाल तो रखा है इसने पूरा घर, और क्या तुम दोनों अब इससे हल जुतवाओगे? बस अब मैंने निर्णय ले लिया है कि कल से तुम दोनों अपना चूल्हा अलग कर लो, फिर चाहे तुम खिचड़ी खाओ या दलिया खाओ, साग खाओ या रोटी खाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। बेटे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुन दोनों बूढ़े माँ बाप हक्के पक्के रह गए। अचानक उनको ऐसा महसूस होता है जैसे वो कोई अनाथ हो, लावारिस हो। दोनों की आंखों में आंसू भर आते हैं। विद्या जी तो खुद को रोने से रोक नहीं पाती और रोते रोते बोलती हैं, बेटा, तू होश में तो है? तू क्या कह रहा है? इस उम्र में तू हम लोगों को ऐसे अलग चूल्हा करने को बोल रहा है? हमने तो सारी जिंदगी जो कमाया सब इस घर में और तेरी अच्छी परवरिश में लगा दिया, तेरी शादी और पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। अब इस बुढ़ापे में हम अपना खर्चा कैसे उठाएंगे? तभी सुबोध बोला, मैं कुछ नहीं जानता, कल से शालिनी तुम लोगों के लिए खाना नहीं बनाएगी बस। और वैसे भी इस उम्र में तुम लोगों का खर्चा ही क्या है? क्यों चाहिए तुम्हें इतने पैसे? अरे राम नाम जपो। फिर पत्नी की तरफ देखते हुए कहता है, शालिनी, अपने पुराने पड़े बर्तनों में से कुछ बर्तन और पुराना छोटा वाला गैस चूल्हा इनको दे देना, और फिलहाल इनको अपने सामान में से ही थोड़ा आटा चावल वगैरह भी दे देना। बात का बाद में देखा जाएगा। सुबोध अपने बूढ़े माँ बाप को अपना फैसला सुनाकर पत्नी का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है और पीछे रह जाते हैं आंखों में आंसू और दिल में पीड़ा लिए हुए उसके बूढ़े माँ बाप, जिन्होंने अपने इकलौते बेटे की अब तक हर मांग, हर इच्छा पूरी की थी। उसे वो हर खुशी देने की कोशिश की थी जो हर मध्यम वर्गीय माता पिता की तरह अपनी तरफ से वो लोग दे सकते थे। शालिनी ने पति के कहे अनुसार कुछ पुराने बर्तन, गैस और कुछ खाने पीने का सामान मिलाकर दोनों के कमरे में पटक दिया और चलती बनी। अब अगले दिन से दोनों बूढ़े माँ बाप अपना खाना जैसे तैसे करके अलग बनाते हैं, पर उसमें भी शालिनी को सुकून कहाँ था। वो अब भी विद्या जी को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक दिन विद्या जी बड़ी मुश्किल से अपने कपड़े धोकर बाहर आंगन में रस्सी पर सुखा रही थी। तभी शालिनी भी अपने धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेकर आई और विद्या जी के धुले हुए कपड़े रस्सी से नीचे फेंकते हुए बोली, अभी तो मैं भी कपड़े धोकर लाई हूँ, पूरी रस्सी पर ही अपने कपड़े डाल देगी तो मैं अपने कपड़े क्या तेरे सिर पर डालूंगी। विद्या जी को शालिनी की इस बेहुदा हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया, परंतु अपने गुस्से पर काबू रखते हुए गिरे हुए कपड़े फिर से उठा लिए और वापस धोकर इस बार छत पर सुखाने के लिए चली गईं। क्योंकि वो एक समझदार महिला थी, इसलिए वो जानती थी कि ऐसे लोगों से बहस या झगड़े में पड़ना समझदारी की बात नहीं है। अगले दिन बाहर आंगन में बनी हुई टंकी पर विद्या जी अपने झूठे बर्तन धोने के लिए बैठी तो शालिनी फिर से उनको देखकर दौड़ते हुए अपने बर्तन धोने के लिए ले आई और बोली, चल हट बुड्ढी, पहले मुझे बर्तन धोने दे, तू बाद में धोना। बहू की बात पर विद्या जी बोली, बहू, तू तो अपने किचन में सिंक में भी बर्तन धो सकती है, यहाँ पर मुझे धोने दे। सास की बात पर शालिनी मुंह बनाते हुए बोली, मैं तेरी गुलाम नहीं हूँ कि तेरे इशारों पर नाचूं, जो तू बोले वही करूं, जहाँ तू बोले वहां बर्तन धोऊं। बहू की बात सुनकर विद्या जी एक बार फिर से गुस्से का घूंट पीकर रह गईं। शालिनी अक्सर ऐसा ही करती,
वो हर काम में विद्या जी की नकल करती। अगर विद्या जी कपड़े धोती तो वो भी अपने कपड़े धोने लगती, वो बर्तन धोती तो शालिनी भी वैसा ही करती। ऐसा लगता जैसे मानो उसका सासू माँ से कोई कंपटीशन हो। न जाने उसे ये सब करके क्या मजा आता था। शालिनी द्वारा दिए गए खाने का सामान भी अब खत्म हो गया था। विद्या जी अपने पति से बोली, देखिए ना जी, सारे डिब्बे खाली हो गए हैं। ना ही शालिनी ने और सामान दिया और ना ही सुबोध ने सामान के लिए पैसे दिए। इस पर चरणदास जी कहते हैं, विद्या, यदि उन लोगों को हमारा इतना ख्याल होता तो वो हमें अलग ही क्यों करते। तभी विद्या जी बोली, परंतु सुबोध ने कहा था कि वो हमें खर्चे के पैसे तो देगा ही, फिर हमें उसे बताना चाहिए कि हमारा सब सामान खत्म हो गया है, फिर वो हमें पैसे दे या सामान। चरणदास जी बोले, ठीक है, तुम एक बार जाकर उससे बात कर लो। विद्या जी सुबोध के ऑफिस से आने के बाद उसे अपनी सारी परिस्थितियां बताते हुए कहती हैं, बेटा, हमारा सारा खाना खत्म हो गया है, सारे डिब्बे खाली हो गए हैं। या तो तू शालिनी से थोड़ा सामान दिलवा दे या थोड़े पैसे दे दे, तो मैं खुद ही सामान खरीद लाऊंगी। माँ की बात सुनकर सुबोध अपमानजनक लहजे में बोला, इतनी जल्दी टकार गए तुम दोनों इतना सारा सामान। समझ गया मैं तुम्हारी चालाकी, तुम्हें सामान के बहाने पैसे चाहिए, मौज मस्ती के लिए, है ना। मेरे पास तुम लोगों की मस्ती के लिए ना ही फालतू पैसे हैं और ना ही शालिनी अब तुम्हें अपने किचन में से एक चावल का दाना भी देगी। और अब मेरे सिर पर मत खड़ी रहो, अभी ऑफिस से आया हूँ, देख नहीं रही, चैन से सांस लेने दो मुझे। बेटे के मुंह से इतने कटु वचन सुनकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। बेटे की जिल्लत भरी बातें सुन उनकी तो आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। उनकी स्थिति तो ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। रोते रोते वो कमरे में वापस आई और चरणदास जी को सारी बात बताई। चरणदास जी ने पत्नी को बड़े प्यार से चुप कराया, उनको तसल्ली दी और कहा, तुम्हारा पति अभी जीवित है विद्या, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ऐसी संतान की वजह से ना ही रोने दूंगा और ना ही यूं भूखा मरने दूंगा। फिलहाल तो हमारे पास दोपहर का बचा हुआ खाना है ही, तुम भगवान का नाम लेकर खाओ आराम से, मैं कल करता हूँ कुछ। विद्या जी बोली, परंतु आप क्या करेंगे, आपकी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं रहती। पर विद्या, जब तक जीवित हैं ऐसे भूखे भी तो नहीं मर सकते ना। देखता हूँ, बाहर जाकर कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारूंगा ही, चाहे कोई मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। चरणदास जी ने पत्नी की बात का उत्तर देते हुए कहा और पत्नी को तसल्ली से खाना खिलाकर दोनों लोग सो गए। सुबह में अब उन दोनों के पास खाने को कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में ही भूखे पेट पत्नी के मना करने पर भी चरणदास जी किसी काम की तलाश में 2 पैसे कमाने की आस लिए हुए घर से निकल पड़ते हैं। पर बूढ़ी हड्डियां और भूखी आंतें आखिर कहाँ तक साथ देती। अपने मोहल्ले की गली पार करते ही वो कमजोरी की वजह से चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं। तभी मोहल्ले के कुछ लड़के उनको देखते हैं और उठाकर उनके घर छोड़ जाते हैं और विद्या जी से उनका ख्याल रखने को बोलते हैं। विद्या जी पति को ऐसी बेसुध हालत में देखकर एकदम घबरा जाती हैं। चरणदास जी को लिटाकर सबसे पहले पानी पिलाती हैं और रोते रोते कहती हैं, मैंने मना किया था ना आपको कि मत जाओ, पर मेरी बात नहीं मानी ना आपने। आज अगर आपको कुछ हो जाता तो। इतना कहकर वो और ज्यादा रोने लगती हैं। चरणदास जी इस समय कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। फिर विद्या जी अपने आप को कुछ संभालते हुए कहती हैं, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, थोड़ी आपकी तबीयत संभलती है तो मैं आपको पड़ोस वाले क्लिनिक ले चलती हूँ। अग्रवाल जी का डॉक्टर बेटा तो आपका बड़ा आदर सम्मान करता है, आपसे थोड़ी बहुत दवाई के पैसे भी नहीं लेता, उसी को दिखा लेंगे। थोड़ी देर बाद विद्या जी चरणदास जी को सहारा देकर पड़ोस के क्लिनिक में लेकर जाती है तो डॉक्टर उनको दांत लगवाने का सुझाव देते हैं। साथ ही ये हिदायत देते हैं कि चाचा जी को किसी दवाई की जरूरत नहीं है, उनको अच्छे खान पान की जरूरत है। दांत ना होने की वजह से खाना अच्छे से खा नहीं पाते हैं, इसलिए कमजोरी आ गई है। फिलहाल मैं अपने पास से ताकत के कुछ कैप्सूल दे देता हूँ, फिर आप उनके दांत लगवा दीजिए ताकि ये खाना अच्छे से खा पाएं। घर आकर विद्या जी सोच में पड़ जाती हैं।
क्योंकि दांत लगवाने में तो काफी खर्चा आ जाएगा और उनके पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं। कुछ देर विचार करके विद्या जी फिर से सुबोध के कमरे में जाती हैं और सुबोध को सारी बात बताती हैं। सुबोध कहता है, ये सब डॉक्टरों के चोचले हैं माँ, अच्छे खासे तो हैं पिताजी। अब क्या इस उम्र में फुटबॉल खेलना है उन्हें, जो ताकत चाहिए, और फिर मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है। विद्या जी सुबोध के आगे गिड़गिड़ाते हुए पैसों की भीख मांगती है, परंतु सुबोध को उन पर जरा भी दया नहीं आती और वो और पैसे देने के लिए साफ साफ मना कर देता है और उसी दिन अपने बीमार बूढ़े माँ बाप को घर में अकेला छोड़कर पत्नी और बच्चों के साथ 5 दिन की ट्रिप पर घूमने निकल जाता है। सुबोध के जाने के बाद संयोगवश उसी दिन भगवान मसीहा बनाकर पिंकी और नीरज को भेज देते हैं, जो लगभग पूरे 1 साल बाद विद्या जी और चरणदास जी से मिलने आ रहे थे। परी भी अपने नाना नानी से मिलने को बड़ी उत्साहित थी। खुशी खुशी जैसे ही वो लोग विद्या जी और चरणदास जी के कमरे में जाते हैं, बीमार और भूख से तड़पते हुए अपने माता पिता को देखकर दोनों हक्के पक्के रह जाते हैं। पिंकी की तो जैसे रूह कांप जाती है। परी भी भागकर नानी के गले लगकर रो पड़ती है। विद्या जी और चरणदास जी भी बेटी और दामाद को देखकर बहुत रोते हैं और उनको सारी स्थिति बताते हैं। अपने लाडले भाई की हरकतें सुनकर पिंकी सन्न रह जाती है और अपने माँ बाप की हालत देखकर उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और नीरज को तो इतना गुस्सा आता है कि अगर सुबोध और शालिनी इस समय उनके सामने होते तो वो मार मार कर उनका हुलिया बिगाड़ देता। पर इससे माँ बाबूजी की समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता था, इसलिए उसने उस वक्त शांत रहना ही उचित समझा। सबसे पहले तो वो माँ बाबूजी के लिए खाने की व्यवस्था करते हैं और खा पीकर कुछ देर बैठकर इस पर विचार करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे माँ बाबूजी को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। पिंकी और नीरज इस समस्या का हल ऐसे निकालते हैं। सुबोध और शालिनी के ट्रिप से वापस आने से पहले ही वो माँ बाबूजी को विद्या कॉस्मेटिक्स के नाम से उनके विश्राम कक्ष में आगे की तरफ एक छोटा सा सेटअप लगवाकर एक जनरल स्टोर की छोटी सी दुकान खुलवा देते हैं, जिससे कि विद्या जी और चरणदास जी का समय भी बीत जाए और उनको पाई पाई के लिए बेटे के आगे हाथ भी न फैलाना पड़े। माँ और बाबूजी को अपना ख्याल रखने का बोलकर वो लोग चले जाते हैं। अगले ही दिन सुबोध और शालिनी ट्रिप से वापस आते हैं। अपने घर के बाहर विद्या जनरल स्टोर को देखकर दोनों हक्के वक्के रह जाते हैं। दोनों समझ गए थे कि ये काम पिंकी और नीरज के सिवाय कोई नहीं कर सकता। शालिनी, जो कि हर काम में सास की कॉपी करती थी, सास की दुकान देखकर चिढ़ते हुए अपने पति से कहती है, देखा बूढ़ा बूढ़ी में अभी भी कितना दम है। हम ट्रिप पर गए थे तब तो दोनों बीमारी का कैसे नाटक कर रहे थे और हमारे जाते ही इतनी जल्दी दुकान भी खोल कर बैठ गए। जब ये बूढ़े इस उम्र में दुकान खोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मुझे भी आप ऐसी ही सेम टू सेम दुकान खुलवा कर दो। सुबोध ने समझाया कि तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। पर शालिनी अपनी जिद पर अड़ गई। उसकी जिद के आगे सुबोध भी हार जाता है और ठीक अपने माँ पिताजी की दुकान के सामने ही शालिनी जनरल स्टोर के नाम से उसके लिए दुकान खुलवा देता है। दुकान खोलते ही शालिनी ने फिर से विद्या जी को तंग करना शुरू कर दिया। जो भी ग्राहक विद्या जी की दुकान की तरफ जाते वो बड़ी चालाकी से ग्राहकों को लुभाते हुए कहती, अरे बहन जी, आप मेरी दुकान पर आइए, एक से बढ़कर एक अच्छी क्वालिटी के एकदम साफ सुथरे सामान रखती हूँ मैं। वो सामने वाली दुकान पर तो सारा सामान नकली है। आप यहाँ मेरी दुकान पर आइए, देखिए सारी वैरायटी उपलब्ध है। दाल चावल मेवा मसाले सब एक क्वालिटी के मिलेंगे आपको। ऐसे ही चालाकी करके शालिनी सारे ग्राहक अपनी दुकान की तरफ खींच लेती है। उधर विद्या जी और चरणदास जी को अब नुकसान होने लगता है, क्योंकि उनकी दुकान पर आने वाले ग्राहक सब शालिनी की दुकान पर जाने लगे हैं। इधर शालिनी अपने ग्राहक बढ़ाने और अच्छी इनकम की खुशी मनाने में लगी है। एक दिन पिछले मोहल्ले की कांता,
जो शालिनी की दुकान से एक दिन पहले सिर में लगाने के लिए शैम्पू लेकर गई थी, वो गुस्से में भरी हुई शालिनी की दुकान पर पहुंची और चिल्लाते हुए बोली, ओ शालिनी मैडम, ये देख देख, तेरी दुकान से खरीदे हुए शैम्पू ने मेरे सिर की क्या हालत कर दी है। आंखें खोल कर देख, एक ही रात में मेरे कितने बाल झड़ गए। तेरे शैम्पू ने मुझे गंजा बना डाला। तभी शालिनी बोली, जी मैं तो अपनी दुकान पर एकदम ओरिजिनल सामान रखती हूँ, ये साइड इफेक्ट आपको किसी और चीज से हुआ होगा। कांता बोली, अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो डुप्लीकेट एक्सपायर्ड सामान रखती है, ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मानती। देख तू, अभी सारे मोहल्ले को जमा करती हूँ। पायल, नेहा, अनोखी, आओ सब यहाँ आओ। देखो भाई, देखो इस शालिनी की सीना चोरी। कांता की आवाज सुन सभी लोग शालिनी की दुकान के सामने जमा हो जाते हैं और कई और लेडीज भी शालिनी के सामान की शिकायत करती हैं। किसी के मुंह पर उसकी दुकान से खरीदी हुई क्रीम से मुहासे हो जाते हैं, तो किसी के बाल काले होने की बजाय सफेद हो जाते हैं। सारी लेडीज अपनी अपनी शिकायतें लेकर शालिनी पर झल्ला पड़ती हैं और सभी लेडीज उससे अपने सामान के पैसे वापस मांगने लगती हैं। शालिनी इतनी सारी लेडीज को एक साथ देखकर घबरा जाती है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता ही है। वो सच में कम दाम में ज्यादा लाभ उठाने के लिए डुप्लीकेट सामान लाती थी, जबकि विद्या जी और चरणदास जी एकदम ओरिजिनल सामान लाते थे। अब तो सारे ग्राहक फिर से विद्या जनरल स्टोर से ही सामान खरीदने लगते हैं। उधर शालिनी की दुकान पर अब कोई भी नहीं जाता, परंतु उसने अपने खर्चे इतने अधिक बढ़ाए हुए थे जो इतनी कम दुकानदारी में पूरे नहीं होते थे। एक दिन वो बेचारा सा मुंह लेकर अपनी सासू माँ से कुछ पैसे 10 दिन के वादे पर उधार मांगने आती है। चरणदास जी तो विद्या जी को मना कर देते हैं, परंतु विद्या जी उसकी रोनी सूरत देखकर पिघल जाती हैं और पैसे दे देती हैं। लेकिन जब शालिनी 15-20 दिन बाद भी पैसे वापस नहीं लौटाती, तो विद्या जी उससे पैसे मांगते हुए कहती हैं, बहू तूने तो 10 दिन के वादे से पैसे लिए थे, पर अब 20 दिन गुजर चुके हैं। दुकान का सारा सामान खत्म हो चुका है, मुझे सामान लाना है, मुझे मेरे पैसे दे दे। विद्या जी बड़े आशा भरे स्वर में शालिनी से बोलती है, तो शालिनी नाक मुंह बनाकर बोलती है, बुढ़िया तूने भी हद कर दी है। मैं कौन सा तेरे पैसे लेकर भाग रही हूँ? एक तो तूने मेरे ग्राहक तोड़ दिए, ऊपर से मुझसे बार बार पैसे मांगती है। मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ, मिल जाएंगे तेरे पैसे जब तेरा बेटा देगा मुझे। ठीक है बहू, लेकिन जो तू बोल रही है कि मैं बार बार पैसे मांगती हूँ, मैंने आज से पहले कम मांगे पैसे। 10 दिन के वादे से लिए थे तूने, आज 20 दिन में पहली बार बोला है मैंने तुझे, फिर भी तूने 100 बातें सुना डाली आज मुझे। ओहो बुढ़िया, तेरे तो ज्यादा पर निकल आए हैं। कितना बोलना आ गया तुझे जरा सा काम चलते ही। मेरी आह न ले बुढ़िया, कभी फल फूल नहीं पाएगी तू। इससे पहले शालिनी और आगे बोलती, विद्या जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात का समय था और विद्या जी को खाना भी बनाना था, तो विद्या जी ने बहू के साथ और मुंह मारना जरूरी नहीं समझा। क्या जीवन है जी, हमारे बेटे बहू कभी पूछते नहीं, कभी पैसे नहीं देते, अब हमारे पैसे लेकर भी वापस देने का नाम नहीं लेते। ऐसे कब तक चलेगा जी? विद्या जी ने खाना बनाते हुए अपने पति से कहा, तो चरणदास जी बोले, ये आजकल की संतानें ऐसी हैं, तो सोचो आगे इनकी संतानें कैसी होंगी। जैसा ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं, इनका तो फिर भगवान ही मालिक है। और अगर अब तुमने एक भी पैसा इन कपूतों को दिया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। हाँ जी जानती हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी। चलो अब खाना खाते हैं। दोनों खाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठ पूजा पाठ कर हर रोज की तरह विद्या जी और चरणदास जी दुकान पर जाते हैं, तो देखते हैं कि दुकान के आगे बहुत सारी गंदगी और कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था। दोनों ने जब देखा तो उल्टी होने को आई। दोनों ने बड़ी मुश्किल के साथ गंदगी साफ की, धोया और धूप बत्ती जलाई, तब जाकर कुछ मन ठीक हुआ। उसके बाद जब शालिनी ने दुकान खोली तो आंखें फाड़ फाड़ कर सास ससुर को घूरती जा रही थी,
क्योंकि दुकान के बाहर गंदगी डालने का काम उसी ने किया था। शालिनी अपने सास ससुर को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जब देखो उनके साथ पागलों वाली हरकत करती रहती थी, जिससे उनका दिमाग खराब होता रहता था। लेकिन बहू के साथ वो दोनों ज्यादा मुंह नहीं लगते थे। दोनों दंपति ने दुकान के सामान के लिए कुछ तो रकम इकट्ठा कर लिया था और कुछ बहू से अपने पैसे वापस लेकर सामान लाने की योजना बना रहे थे। रात में फिर विद्या जी ने शालिनी से अपने पैसों के लिए कहा, बहू आज तो पैसे दे दो, हमें कल सामान लाना है। इतना सुन शालिनी फट पड़ी और गुस्से से लाल हुई अपनी सास पर भड़की जा रही थी। इस बार विद्या जी को भी गुस्सा आ गया। वो बोली, मैंने अपने पैसे मांगकर कौन सा पाप कर दिया है जो तुम इतना भड़क रही हो? उन दोनों की आवाज सुन चरणदास जी भी कमरे से बाहर आ गए और बोले, बहू थोड़ी तो लाज शर्म रख लिया कर, तेरी सास है वो, सास भी तो माँ ही होती है। चरणदास जी ने शालिनी को समझाते हुए कहा तो शालिनी और ज्यादा भड़क गई। माँ? अरे ये माँ नहीं, डायन है, डायन, जो अपने बेटे बहू को जरा सा पैसा देकर भी मांगने आ जाती है। इतना सुन सुंदरलाल जी क्रोधित हो उठे और विद्या जी का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में लेकर चले गए। इतने में सुबोध भी आ गया। पत्नी को गुस्से में लाल देखकर पूछने लगा, अब क्या हो गया भाग्यवान? शालिनी पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे सुबोध भी कमरे में चला गया। उधर चरणदास जी से विद्या जी कहती हैं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि बस कोई अनहोनी ना हो जाए। देवी समान सास को भी डायन बोल रही है। आज तो मेरा हाथ उठ जाता। अच्छा हुआ आप मुझे कमरे में ले आए। ये तो बहुत ही बदतमीज लड़की है, इसे बड़ों के सम्मान का भी नहीं पता। चलो मैंने खाना बना दिया है, खाना खा लो आप। क्यों, तुम नहीं खा रही हो क्या? नहीं जी, मुझे भूख नहीं है। लेकिन तुमने क्या खाया था जो तुझे भूख नहीं है? तुम मेरे साथ खाओगी तो ही मैं खाऊंगा। और सुबह सामान लेने बाजार भी तो जाना है। जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी उठेंगे। फिर तुम किस टाइम खाओगी? ठीक है जी, खा ही लेती हूँ। दोनों खाना खाते हैं और बहू की हरकत को नजरअंदाज कर सो जाते हैं। उधर सुबोध खाना वाना खाकर सोने के लिए तैयार था। बच्चे भी सो चुके थे और शालिनी बैठी हुई सोच में डूबी हुई थी। तभी सुबोध बोला, अरे क्या सोच रही हो? शालिनी कहती है, कुछ नहीं, सो जाऊंगी मैं, तुम सो जाओ। सुबोध सो जाता है और शालिनी अपने मन में ताना बाना बुनती रहती है। इन बुढ़ों को तो सबक सिखा कर रहूंगी मैं। बहुत हेकड़ी आ गई है इन दोनों के अंदर। जब से इनका काम चला है तब से तो और ज्यादा घमंड आ गया है। इनका घमंड चूर चूर ना किया तो मेरा नाम भी शालिनी नहीं। दरअसल वो रात भर इसी फिराक में थी कि कब सास ससुर सोएं और कब उनके पैसे साफ करूं। रात के 2 बज चुके थे। शालिनी कभी कमरे से बाहर आती तो कभी अंदर जाती, फिर बाहर गई। सास ससुर के कमरे में चुपके से झांक कर देखा तो दोनों नींद में खर्राटे मार रहे थे। वो धीमे धीमे कदमों से अंदर घुसी और अलमारी के पास पहुंच गई, जिसमें विद्या जी ने सामान लाने के लिए 50,000 रुपए रखे हुए थे। उसने पूरी अलमारी की तलाशी ली पर उसे कुछ नहीं मिला। उसका ध्यान सोए हुए सास ससुर पर ही था। कहीं जाग गए तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। पर अलमारी में से कुछ न मिला तो उसका मुंह बन गया। बुढ़िया ने कहाँ रखे हैं पैसे? ये बुढ़िया बड़ी चालाक है। वो अपने मन में सोच जा रही थी कि तभी उसकी नजर दीवार पर टंगे एक थैले पर पड़ती है। वो सोचती है कि हो न हो बूढ़े बुढ़िया ने इसी में पैसे रखे होंगे। यही थैला लेकर जाने वाले हैं कल ये लोग। चलो इसमें भी चेक करती हूँ। तभी चरणदास जी करवट लेते हैं तो शालिनी घबरा कर नीचे बैठ जाती है। उनको सोता देख फिर से खड़ी होती है और दीवार पर टंगे थैले में जैसे ही हाथ डालती है तो उसके अंदर एक और छोटा सा थैला था। वो उसे बाहर निकालकर चेक करती है तो उसमें 500 की गड्डी देखकर उसकी आंखें चमक जाती हैं। वो पैसे देख इतनी उत्साहित होती है कि वही थैला लेकर धीमे धीमे कदमों से कमरे से बाहर आ जाती है और चैन की सांस लेती है। शुक्र है भगवान का, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी।
सोचते हुए अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी में वो पैसे वाला थैला रख देती है और बिस्तर पर पलटी मारकर आराम से सो जाती है। हर रोज की तरह विद्या जी और चरणदास जी सुबह सुबह उठ नहा धोकर पूजा पाठ कर नाश्ता कर जैसे ही चलने के लिए थैला उठाकर उसमें हाथ डालते हैं तो उसमें पैसों वाली थैली ना पाकर घबरा जाते हैं और थैले को बार बार चेक करते हैं और उसे अलट पलट कर देखते हैं। दोनों परेशान हो जाते हैं। बूढ़ी हड्डियों ने दिन रात की कड़ी मेहनत कर वो रकम इकट्ठा की थी। दोनों का हार्ट फेल होने को आता है। तभी चरणदास जी कहते हैं, मेरे सामने तो रखे थे विद्या तुमने इसमें, तो फिर कहाँ गए पैसे, किसने उठा लिए? चरणदास जी ने घबराते हुए कहा तो विद्या जी बोली, कहाँ जाएंगे, ये काम शालिनी के अलावा और कौन कर सकता है? हमारे घर में चोर उचक्के तो आने से रहे, रात उसके साथ कहाँ सुनी हो गई थी ना, देखा नहीं था तुमने कैसा व्यवहार कर रही थी? जब वो हमारे साथ इतना कुछ कर सकती है तो क्या वो पैसे नहीं चुरा सकती? विद्या जी ने माथे में बल डालते हुए कहा। चरणदास जी बोले, तुम ठीक कह रही हो ना हो ये बहू का ही काम है, लेकिन उससे कैसे कहें या उसकी तलाशी कैसे लें? अब तो सुबोध भी जागने वाला होगा। हमने अगर पूछ भी लिया तो शालिनी तो बवंडर मचा देगी। बवंडर मचाए तो मचाए, हमारी मेहनत के पैसे हैं, इन्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगी मैं। इतना कहते हुए वो सुबोध के कमरे की ओर चल देती हैं। पीछे पीछे चरणदास जी भी सुबोध के कमरे में चले जाते हैं। सुबोध जाग गया होता है पर शालिनी सो रही होती है। सुबह सुबह ऐसे अचानक अपने माता पिता को अपने कमरे में देखकर सुबोध हैरान रह जाता है और कहता है, क्या बात है, तुम दोनों को शर्म नहीं आई? अपने बेटा बहू के कमरे में घुसे आ रहे हो। हमें तो शर्म है, तेरी पत्नी को कोई शर्म नहीं है क्या, जो रातों में चोरी करती फिरती है? चरणदास जी ने कहा तो सुबोध चिल्ला उठा, जबान संभाल कर बात करो, होश में भी हो, क्या बोल रहे हो? सुबोध की तेज आवाज सुन शालिनी और बच्चे भी उठ खड़े होते हैं। क्या बात है जी, क्या हुआ? सुबह सुबह ये लोग हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? बहू इतनी भोली मत बनो, हमें सब पता है। विद्या जी बोली तो शालिनी भी तड़क कर बोली, क्या पता है? विद्या जी कहती हैं, तुमने हमारे पैसे चुराए हैं कल रात, हमारे पैसे वापस करो। इतना सुन शालिनी गुस्से में भड़क जाती है और सास पर हाथ उठाने वाली होती है कि तभी चरणदास जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उठाकर दिखा जरा हाथ। चरणदास जी गुस्से में बोलते हैं। ये सब देख सुबोध को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चरणदास जी से कहता है, कैसा व्यवहार कर रहे हो मेरी पत्नी के साथ? एक तो झूठा इल्जाम लगा रहे हो, ऊपर से इतना घटिया व्यवहार कर रहे हो उसके साथ। चरणदास जी बोले, तो फिर तू तलाशी दिलवा देना अपने कमरे की, अगर झूठा इल्जाम है तो। सुबोध तो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी पत्नी चोरी भी कर सकती है, तो उसने झट से बोल दिया, ले लो तलाशी, कर लो अपने मन की, अगर पैसे ना मिले तो फिर देखना, तुम दोनों बुढ़ों की खैर नहीं आज। इतना सुन शालिनी तो अलमारी के सामने खड़ी होकर अपनी बेवकूफी का सबूत दे देती है। सुबोध कहता है कि जब तुमने चोरी की ही नहीं तो ले लेने दो तलाशी, लेकिन शालिनी अलमारी के सामने ही अड़ी रही तो सुबोध ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया। शालिनी बोलती रही, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन सुबोध ने उसे पकड़े रखा और बोला, ले लो तलाशी। जैसे ही चरणदास जी ने अलमारी में हाथ डाला तो वही थैला जिसमें पैसे थे और जिसे शालिनी ने कपड़ों के अंदर छुपा कर रखा हुआ था उनके हाथ में आ गया। उसे देखते ही शालिनी की आंखें शर्म से झुक जाती हैं, वहीं सुबोध की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो शालिनी की तरफ देखता है तो शालिनी खिसियानी बिल्ली की तरह खड़ी रहती है। ये क्या है बेटा? विद्या जी बोली, तेरी पत्नी ने तो कुछ भी नहीं चुराया था, अब ये क्या है? चरणदास जी भी बोले तो सुबोध को गुस्सा आ गया और अब भी वो अपने माता पिता पर ही भड़क उठा। तुम दोनों बुड्ढे ही इसका दिमाग खराब करके रखते हो और जरूरी थोड़ी है कि इसने रखा है। हो सकता है तुमने ही हमारी अलमारी में अपना पैसा छुपा दिया हो। अपने पति के मुंह से ये शब्द सुन शालिनी खुश हो जाती है और वो पूरा जोर लगाकर कहती है, हाँ जी, ये दोनों ही रात में मुझे कुछ ना कुछ सुना रहे थे। विद्या जी और चरणदास जी गुस्से से देख रहे थे तो सुबोध बोला,
अब आंखें फाड़कर क्या देख रहे हो? निकलो मेरे कमरे से। सुबोध के कटु वचन सुन दोनों माता पिता चुपचाप कमरे से बाहर आ जाते हैं। 5 मिनट के बाद अचानक सुबोध और शालिनी पर डंडे का प्रहार होता है। निकलो मेरे कमरे से, मेरे घर से। चरणदास जी और विद्या जी गुस्से से लाल सुबोध और शालिनी को कमरे से बाहर निकालते हुए कहते हैं, हमें ही हमारे घर से निकालेंगे, हमारा ही घर और हमें ही आंखें दिखाकर निकालते हैं। मैं बताता हूँ तुम्हें। चरणदास जी सुबोध की तरफ और विद्या जी शालिनी की तरफ डंडे बजाते हुए बोलते रहते हैं, कपूतों, तुमने बुढ़ापे में हमारा जीना हराम करके रख दिया है। ना हमारा खर्चा उठाते हो, ना हमारी सेवा करते हो, और अब जो हम बुढ़ापे में मेहनत करके 2 रोटी चैन से खाना चाहते हैं उसे भी नहीं खाने देते हो। बेटे बहू होते हुए भी हम अपनी बूढ़ी हड्डियों को घिस घिस कर दिन रात मेहनत कर पाई पाई जमा करते हैं, वो भी चुरा लेते हो। हम निकालेंगे तुम्हारी हिकड़ी आज, निकलो मेरे घर से। कहती हुई विद्या जी दोनों को घसीटती हुई घर के बाहर ले गई। बहुत शौक है ना तुझे हर काम में सास की बराबरी करने का, अब कर बराबरी। विद्या जी ने दांत पीसते हुए कहा, तुझे भी बहुत शौक है ना पत्नी की हर गलत बात को हवा देने का, अब दे हर बात को हवा। जब हर काम में बराबरी करने का शौक है तो अब घर भी अपने खुद के पैसों का बनाओ और दफा हो जाओ हमारे घर से। चरणदास जी और विद्या जी के सब्र का बांध अब पूरी तरह से टूट चुका था और आज वो दोनों बहुत गुस्से में थे। आज तक जो गुस्सा वो पीते आए थे वो सब बाहर आ चुका था। घर से बाहर निकलने पर बेटे बहू की सारी हेकड़ी निकल गई। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सोचने लगे कि माँ बाबूजी तो आज किसी की नहीं सुनने वाले, दोनों अपनी पर आ गए हैं। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किराए तक का हिसाब नहीं है, कैसे पूरा करेंगे। ये सब उन्होंने इन 2 पलों के अंदर मार खाते खाते ही सोच लिया था। दोनों माता पिता के चरणों में गिर गए, चरण पकड़ लिए और रो रो कर माफी मांगने लगे। चरणदास जी जो कि पहले ही गुस्से से भरे हुए थे कहने लगे, अब कोई माफी नहीं है, अब अपने घर में एक पल तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हमने ही लाड़ प्यार में बिगाड़ कर तुम्हें अपने सर पर बिठा लिया था, लेकिन बस अब अति हो गई। एक ही घर में हम बूढ़ों को 2 रोटी के लिए अलग कर दिया। हम तब भी कुछ नहीं बोले, हमारे इलाज के खर्च को 1 पैसा भी नहीं दिया। हमने अपना काम कर लिया, हम तब भी कुछ नहीं बोले। बहू ने दिन रात विद्या को परेशान करके रखा, तब भी कुछ नहीं बोले। लेकिन किसी भी बात की हद होती है और अब वो हद भी पूरी हो गई। 10 मिनट से पहले मेरा घर खाली कर दो, नहीं तो मोहल्ले वालों को बोल दूंगा कि तुम हम दोनों बुढ़ों को जलाना चाह रहे थे। सुबोध रोते हुए बोला, लेकिन पिताजी हम कहाँ जाएंगे? हमें नहीं पता, कहीं भी जाकर मरो, लेकिन हमें चैन से जीने दो। चरणदास जी ने उन्हें घर से सामान लेने के लिए आधा घंटा दिया। आधे घंटे में दोनों ने अपना जरूरी सामान बांधा और बच्चों को लेकर घर से निकल गए। दोनों चरणदास जी के दोस्त संतोष जी के घर पर गए और वहां जाकर सुबोध ने उनसे अपने पिता से बात करने की सिफारिश की। उनके आगे रोए, गिड़गिड़ाए। संतोष जी ने सुंदरलाल जी को फोन किया और बात करने की कोशिश की, लेकिन चरणदास जी टस से मस न हुए और बोले, देख संतोष, सारी बात मान लूंगा, बस ये मत बोलना कि इन्हें घर में रख ले। अपनी बची खुची सांसें हम दोनों बूढ़े पति पत्नी अब चैन से लेना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्त को अपनी आप बीती कह सुनाई। सब कुछ सुनने के बाद उनकी बातों से सहमत संतोष जी ने भी उनको खूब फटकारा और वापस घर जाने से मना कर दिया। अब तो दोनों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। महंगाई के इस दौर में घर बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब दोनों को किराए पर रहते हुए 5 साल गुजर चुके थे। उन दोनों में अब बहुत झगड़े होते थे। दोनों बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे। अब वही कहानी उनके बच्चे उनके साथ दोहरा रहे थे जो उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया था। उधर चरणदास जी और विद्या जी चैन से अपना जीवन जी रहे थे। उन्होंने घर से थोड़ी दूर पर बड़ी दुकान खरीद ली थी जो आसपास के इलाकों में बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी। दोनों बहुत चैन सुकून से अपना जीवन काट रहे थे। अब
जब उनसे कोई सवाल करता कि आपने अपने बेटे बहू को घर से क्यों निकाल दिया, तो वो बड़े गर्व से बोलते, जब बच्चे बूढ़े माता पिता पर अत्याचार करके उन्हें घर से निकाल सकते हैं, तो माता पिता क्यों नहीं निकाल सकते। उनके रहते हम घुट घुट कर जीते थे, उनके जाने के बाद खुली सांस ले रहे हैं। ऐसी संतान के साथ रहने से क्या फायदा, जिसका बुढ़ापे में 2 दिन भी सुख ना हुआ हो। उनकी बातों की सब सराहना करते थे और अब सब उनसे सलाह लेने के लिए आने लगे थे। दोस्तों, अपने बेटे बहू को सबक सिखाने के लिए चरणदास जी और विद्या जी ने जो ठोस कदम उठाया, वो सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, ये भी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।